हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका है। ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये फरवरी 2023 का एडिशन है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है, आने वाले सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए पहला टॉपिक, तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है चुनाव उपरांत गुजरात में भाजपा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। देखा जाए पहले हम लोग गुजरात का देखें। दो दो राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में भाजपा की सरकार बनी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। देखिए अब हम लोग गुजरात से शुरू करें तो देखा जाए तो गुजरात में दो चरणों में मतदान हुए थे, 1 और 5 दिसंबर 2022 को। और गुजरात की ये 15वीं विधानसभा की मतदान थी। ठीक है, और देखा जाए तो 8 दिसंबर को सभी सीटों का मतगणना हुआ और गुजरात की विधानसभा की जो सीटें हैं वो कुल 182 सीटें हैं। और जो विजेता रही वो थी बीजेपी। बीजेपी को प्राप्त हुआ 156 सीटें। ठीक है, 156 सीटें बीजेपी हासिल कर सकी। देखा जाए तो गुजरात में ये लगातार 7वीं बार चुनाव जीतकर भाजपा ने एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाली ये दूसरी पार्टी बनी। इससे पहले जो है वो है वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में लगातार 8 बार चुनाव जीता था और यहाँ पे 7 बार ये जीत चुका है बीजेपी। ठीक है, देखिए गुजरात के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो फिर से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उन्हीं को बनाया गया है। वो है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, 60 वर्ष उनकी उम्र है। और गुजरात के जो राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत। इसमें आगे देखें, अब देखते हैं हम लोग गुजरात में विधानसभा की जो दलगत स्थिति है, मतलब हर दल की क्या स्थिति रही इस इलेक्शन में, ये देखा जाए तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 2017 में से 99 सीटें प्राप्त हुई थी और इस बार 2022 में 156 सीटें प्राप्त की बीजेपी ने। कांग्रेस जहां 77 सीटें हासिल कर चुका था 2017 में, इस बार मात्र 17 सीटें प्राप्त किया। इस 17 सीट की वजह से हुआ यूं कि इतनी भी सीटें इन्हें नहीं मिली कि इसे विपक्ष के नेता के पद प्राप्त हो सके। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी कम से कम इसे 19 सीटें चाहिए थी, लेकिन इसे मिला कितना, सिर्फ 17। हाँ, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें हासिल कर यहाँ खाता खोल लिया। ठीक है, समाजवादी पार्टी को भी 1 सीटें मिली और 3 सीट यहाँ निर्दलीय को मिला। ठीक है, कुल 182 सीटें। चलिए अब देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का एक इतिहास रहा है, 1985 से चलता आ रहा है कि हर 5 वर्ष में यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है। समझ लीजिए एक परंपरा हो गया है कि हर 5 वर्ष में यहाँ पर सत्ता बदलती ही बदलती है। ठीक है, और इस बार देखा जाए तो 12 नवंबर को यहाँ एक ही चरण में विधानसभा का मतदान हुआ और इसमें 8 दिसंबर को मतगणना कराई गई और यहाँ की जो कुल सीटें हैं विधानसभा की वो है 68, हिमाचल प्रदेश की 68। विजेता रहा कांग्रेस। कांग्रेस को यहाँ 40 सीटें प्राप्त हुई। देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस पार्टियों को मिले मतों का जो प्रतिशत है उसमें मात्र 1% का भी अंतर नहीं रहा। ठीक है, कहने का मतलब जो वोट का काउंट देखा जाए, ठीक है, सिर्फ मत का देखा जाए, सीटों का नहीं, सिर्फ मत का देखा जाए तो यहाँ पर 1% भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 43.3% और 43% का ही अंतर रहा। मतलब 1% का भी अंतर नहीं रहा दोनों पार्टियों को मतों का। लेकिन सीटों का अंतर देखा जाए तो 40 और 25 है। ठीक है, 40-25 का अंतर रहा। 40 सीटें मिली है कांग्रेस को और 25 सीटें मिली हैं बीजेपी को। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश के जो 15वें मुख्यमंत्री बने हैं वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। 54 वर्षीय हैं, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। ये बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री। देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हमीरपुर जिले के नौदान सीट से ये चौथी बार विधायक बने थे। ठीक है, चलिए इसका दलगत स्थिति देखें तो देखा जाए तो विधानसभा की जो दलगत स्थिति है उससे पहले देखें तो उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं वो बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, और दलगत स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस जहां 2017 में 21 सीटें पाया था, इस बार 40 सीटें मिली और 40 सीटों के साथ ये विजय होकर सरकार बनाया।
बीजेपी को जहां 44 सीटें मिली थी पिछली बार, इस बार 25 सीटें मिली, और निर्दलीय पिछली बार भी 3 थी और इस बार भी 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे का पात्र। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो है अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे का पात्र हो गया है। कैसे? तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर के दल के दर्जे के लिए कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा होना उन्हें जरूरी था। 3 राज्य में आम आदमी पार्टी को ये राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था। कहां कहां? तो दिल्ली, पंजाब और गोवा में। ठीक है, और गुजरात के विधानसभा में यह जो 5 सीटें इसने प्राप्त की और जिसमें इसे लगभग 12.92% मत प्राप्त हुए। ठीक है, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लिया और इसे अब राष्ट्रीय दल का दर्जा यहां प्राप्त हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से आम आदमी पार्टी को मिलने वाले जो लाभ हैं, जैसे देखा जाए तो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, अब वो स्थायी हो जाएगा। मतलब कहीं भी वो चुनाव लड़ेगा पूरे देश में तो उसका अपना झाड़ू छाप जो है चुनाव चिन्ह वो फिक्स रहेगा। ठीक है, वो कोई दूसरा पार्टी उसको नहीं ले सकता है या उस चुनाव चिन्ह से नहीं लड़ सकता है। ठीक है, दूसरा फायदा यह है कि जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब बैलेट और ईवीएम उम्मीदवारों के क्रम में ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, मतलब जो टॉप लिस्ट होता है उसमें अब शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए, पार्टी को देश की राजधानी में एक कार्यालय मिल सकेगा। ठीक है, तीसरा लाभ ये हो गया। और और लाभ ये है कि आम आदमी पार्टी को अब ये मूल्य चुकाना नहीं पड़ेगा वोटर लिस्ट के लिए। कहने का मतलब ये है कि पहले वोटर लिस्ट किस राज्य में कितना वोटर है ये लिस्ट पाने के लिए उसे मूल्य चुकाना पड़ता था। ठीक है, अब वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, और फिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा मतलब अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकेगा। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय दल की पार्टी का दर्जा मिलने से दल के अध्यक्ष सरकारी आवास पाने के पात्र होंगे। ठीक है, और आम लोगों को संबोधित करने के लिए ये रेडियो टेलीविजन पर भी इन्हें समय दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद देश में राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है वो 9 हो जाएगी। अभी तक 8 थी, अब 9 हो जाएगी। कौन कौन है पहले से? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये पहले से आपको राष्ट्रीय स्तर के दल है 8 और 9वां अब आम आदमी पार्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित। देखा जाए तो 8 दिसंबर को वन्य जीव संरक्षण से जुड़े लगभग 50 वर्ष पुराने जो 1972 का कानून है उसमें संशोधन किया गया और वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया। ठीक है, इसको 8 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में इसको 2 अगस्त को पारित किया जा चुका था। ठीक है, अब देखिए, जब राष्ट्रपति का अनुमोदन के पश्चात नए अधिक प्रभावी अधिनियम के रूप में ये लागू हो जाएगा। ठीक है, ये विधेयक जो है सिर्फ राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये अधिक प्रभावी अधिनियम का रूप ले लेगा। ठीक है, देखिए, जो नए संशोधन अधिनियम प्रभावी होने से अब क्या होगा कि एक ही अधिनियम के तहत वन्य जीव के संरक्षण, विदेशी प्रजातियों के पौधों और पशुओं के अवैध आयात निर्यात की रोकथाम, वन भूमि के संरक्षण एवं वन क्षेत्र में सदियों से रह रही जो जनजाति है उसके अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, और वन्य जीवों के अवैध व्यापार जो हो रहे हैं इनसे जुड़े जो अपराध हैं उसमें अधिकतम जो पहले 25,000 का जुर्माना था अब उस जुर्माने को बढ़ाकर 25,000 से सीधे 5 लाख संशोधित अधिनियम में कर दिया गया है। ठीक है, और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो वन्य जीव वनस्पतियों की जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्व को प्रभावी करने का प्रयास करना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन मतलब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, जिसको हम लोग सिटीज कहते हैं, SCITES।
ठीक है, साइट्स, साइट्स कहते हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रांस के 36वें अंतिम राफेल विमान भारत पहुंचा। ठीक है, देखिए 36वां राफेल जो है वो भारत पहुंच गया है। टोटल 36 राफेल लड़ाकू विमान का भारतीय वायुसेना को खरीदने थे। 36वां वायुसेना में आ गया है राफेल, और ये जो है बनाया गया है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। ठीक है, 35 विमान की आपूर्ति पहले हो चुकी थी, लगभग 22 फरवरी तक 35 विमान आ चुके थे। 36वां जो है वो 15 दिसंबर को आया। ठीक है, और देखा जाए तो 23 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने एक 36 विमान खरीदने का एक सौदा किया था फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के साथ, जो कि 7.87 अरब यूरो का था, मतलब लगभग 9 अरब डॉलर, या फिर इंडियन करेंसी में कहें तो 58,000 करोड़ का सौदा था। ठीक है, और भारत ने इन विमानों को अब हरियाणा में और अंबाला में, हरियाणा के जो अंबाला में और पश्चिम बंगाल में हासीमाड़ा में तैनात किया गया है। ठीक है, कहां कहां किया गया है, तो हरियाणा में अंबाला में और पश्चिम बंगाल में हासीमाड़ा में इसको तैनात किया गया है। इन विमानों का जो स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया है। ठीक है, मतलब राफेल लड़ाकू विमान का जो स्क्वाड्रन है उसको गोल्डन एरो नाम दिया गया है। भारत में राफेल विमान को हवा से हवा में मार करने वाली जो मीटियोर है और हवा से जमीन पे मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल, उसके अलावा हैमर मिसाइल से लैस किया गया है। मतलब इस सारे मिसाइल्स को वहां पर उसमें लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, आयुष चिकित्सा प्रणाली के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान। देखा जाए तो 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 नए राष्ट्रीय आयुष संस्थान का लोकार्पण किया गया। कौन कौन है, तो पहला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गोवा में पणजी में इसको बनाया गया है। फिर है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये गाजियाबाद में है, यूपी में है। और फिर है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये दिल्ली में है। ठीक है, अब देखा जाए तो केंद्रीय आयुष मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल 6 दिसंबर 2022 को गोवा में बताए कि इन संस्थानों के माध्यम से सरकार देश के प्रत्येक नागरिक और क्षेत्र तक किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का अपनी क्षमताओं को मजबूत करेगा। ठीक है, और इन 3 राज्य आयुष संस्थानों की स्थापना से आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, ठीक है, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब ग्रेजुएशन और पीजी और डॉक्टरेट की डिग्री, मतलब पीएचडी की 400 अतिरिक्त सीटें इसमें बढ़ेंगी। ठीक है, सीटें होंगी, अतिरिक्त सीटें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों का नाम अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। तो देखिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अंडमान निकोबार का जो समूह है, द्वीप का समूह, उसके 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण किया जाएगा परमवीर चक्र विजेताओं वीरों के नाम पर। और ठीक है, दिसंबर से किया गया। देखिए वो द्वीप कौन कौन से हैं, तो 16 द्वीप आपको उत्तरी और मध्य अंडमान जिले के हैं और 5 द्वीप आपको दक्षिणी अंडमान में है। और देखा जाए तो भारत का जो पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला योद्धा है उसका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, और इनके नाम पर एक द्वीप रखा गया है जिसका नाम दिया गया है सोमनाथ द्वीप। वो द्वीप जो है उसका नाम है INAN 370 द्वीप, उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है सोमनाथ द्वीप। ठीक है, इसी प्रकार अन्य द्वीप का भी नाम बदला गया है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। उन सबका नाम यहाँ लिस्ट में दिया गया है, जैसे सूबेदार कैप्टन करम सिंह, मेजर रामा राघोबा राणे, इन सब का नाम हम लिस्ट में दे देंगे। ठीक है, इसको आगे देखें तो इन द्वीपों के नाम को बदलने के बाद, इसे कहा जाए तो इससे पहले भी बदला गया। ठीक है, 3 द्वीप थे जिसको 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले ही नाम परिवर्तित किए गए। तो उसमें आपको रॉस द्वीप है, रॉस द्वीप का नाम किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ठीक है, और नील द्वीप का शहीद द्वीप बनाया गया, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप बनाया गया। ठीक है, नाम बदलकर, और अभी 21 का किया गया है। 21 का लिस्ट आपको यहाँ दिया हुआ है, पीडीएफ में भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अमृत भारत स्टेशन योजना। देखा जाए तो भारतीय रेलवे के द्वारा 1000 से अधिक छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों का उन्नयन और नवीकरण की योजना है, मतलब अपग्रेडेशन
और रिन्यूअल की योजना है, ठीक है। और इस योजना के तहत रेलवे के कुल 68 मंडलों में से प्रत्येक में से 15 स्टेशन को कायाकल्प करने का रेलवे का योजना है, ठीक है। और इसके लिए प्रत्येक जिले के स्टेशन पर 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। और अगले 1.5 वर्ष में इसे पूरा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है असम में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों का पुनः परिसीमन। परिसीमन का मतलब क्या है? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा, चाहे वो विधानसभा की सीटें हो या लोकसभा की सीटें हो, ठीक है। जो वहां की जनसंख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई, उस आधार पर जो परिसीमन किया जाता है, मतलब जो सीटें बांटी जाती है, वो किया जा रहा है। असम के लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनः परिसीमन, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2023 से जो पूर्वोत्तर राज्य असम है, उसके लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनः परिसीमन का कार्य जो है वो शुरू किया गया है। और इसके लिए जो जनगणना का आधार बनाया गया है वो है 2001 की जनगणना, ठीक है। 2001 की जनगणना के आधार पर इसको परिसीमन किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए असम में जो पिछली बार परिसीमन हुआ था वो था 1976 में, जिसमें 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। और 2001 से 2008 के दौरान पूरे देश में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन संपन्न हुआ था। और पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के विभिन्न क्षेत्रीय और राजनीतिक कारणों से परिसीमन उस समय नहीं हो सका था, ठीक है। यानी 2001 में जब पूरे देश में 2001 की जनगणना के आधार पर जब 2001 से 8 के दौरान जो परिसीमन हुआ था वो पूरे देश में हुआ था। लेकिन यहाँ जो पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, विभिन्न क्षेत्रीय जो राजनीतिक कारण थे उन वजह से यहाँ पे परिसीमन नहीं हो सका था। अब होगा असम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2021 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड है, जिसको एनसीआर भी कहते हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो 2021 के दौरान जो पूरे देश में सड़क दुर्घटनाएं हुई वो लगभग 4,03,116 दुर्घटना हुई, जिसमें आपको देखा जाए अगर 2020 से तुलना किया जाए तो इसमें 10.5% की वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटना में, ठीक है। और 2021 के दौरान देखें तो सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मौतों की संख्या है वो है 1,55,622, जो कि 2020 की तुलना में 16.8% की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब कि जो दुर्घटनाओं में मौत हुई है उसमें 16.8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और सड़क दुर्घटना में जो अधिकांश दुर्घटनाएं हुई हैं वो तेज गति के कारण हुई है, ठीक है। यहाँ हर पक्ष को देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब है खतरनाक ओवरटेकिंग के कारण, जो ओवरटेक करते हैं लोग, उसके दौरान 1,03,629 दुर्घटनाएं हुई। कुल सड़क दुर्घटनाओं का ये 25.75% है, ठीक है। मतलब 4,03,016 जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें से 1,03,629 दुर्घटनाएं जो ओवरटेकिंग के कारण हुई है, मतलब ये 25.7% है इसका, ठीक है। और जिसमें 42,853 मौतें भी हो चुकी हैं, 42,853 मौतें। और खराब मौसम के कारण 11,110 सड़क दुर्घटनाएं हुई। और यहाँ पर जो पूरा ओवरऑल सड़क दुर्घटना है उसका 2.8% है, ठीक है। और अल्कोहल के कारण, जो नशे में गाड़ी चला रहे हैं, नशा में अल्कोहल के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही है वो है 7,235 दुर्घटनाएं हुई है नशे में। और कुल दुर्घटना का ये 1.8% है। और राष्ट्रीय राजमार्ग पे दुर्घटनाएं हुई हैं 30.3%, और राज्य राजमार्ग पे हुई है 29.9%, ठीक है। और एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाओं की संख्या है 1,899, जिन पर मरने वालों की संख्या है 1,356। देखा जाए तो एक्सप्रेस वे पे दुर्घटनाएं हुई है 1,899 और जिसमें 1,356 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। सर्वाधिक जो मौतें हुई हैं वो हुई है दोपहिया वाहनों से, ठीक है। जो टू व्हीलर्स है सर्वाधिक मौतें उन्हीं से हुई हैं, 69,240 मौतें दोपहिया वाहनों से हुई हैं दुर्घटनाओं में, ठीक है। और ये सभी दुर्घटनाओं का मिलाया जाए तो 44.5% है मौतों की संख्या, ठीक है। 44.5% मौतें सिर्फ दोपहिया वाहनों से हुई हैं।
23,531 मौतें मतलब 15.1% कार की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। ठीक है, और 14,622 मौत यानी कि 9.4% आपको ट्रक लॉरी की दुर्घटना में हुई है। कुल 4,03,116 सड़क दुर्घटनाओं में से 2,40,747 दुर्घटनाएं मतलब कि लगभग 59.7% ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। सड़क दुर्घटना 59.7% ग्रामीण क्षेत्रों में और 40.3% शहरी क्षेत्रों में दुर्घटनाएं हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है देश की सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण। अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है। देश में सबसे दूर तक मार करने वाली ये मिसाइल है। ठीक है, और ये 15 दिसंबर को सतह से सतह मार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ। इसकी जो मारक क्षमता है वो है 5,000 किलोमीटर। इसके जो निर्माण करता है वो है डीआरडीओ के द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से इसे बनाया गया है और जो परीक्षण स्थल है वो उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ठीक है, और इसको जो परीक्षण करना था इसलिए कहा जाए तो उड़ीसा के बालासोर तट के निकट है अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र, वहां से किया गया है। और परीक्षण से पूर्व एक अधिसूचना जारी की गई थी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी को पहले नो फ्लाई जोन आधिकारिक रूप से घोषित किया गया, तब ये परीक्षण किया गया था। ठीक है, और ये अग्नि 5 मिसाइल जो है इसकी डायमेंशंस को देखें तो ये 17.5 मीटर लंबा है और 2 मीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, व्यास इस मिसाइल का, और ये 50 टन वजन का यह मिसाइल लगभग 1.5 टन वारहेड ढोने में सक्षम है। ठीक है, और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अग्नि 5 का जो वजन घटा दिया जाए तो इसका मारक क्षमता जो है वो 7,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अग्नि 3 का परीक्षण। अग्नि 3 का परीक्षण पहले भी बहुत बार हुआ है। ठीक है, और फिर भी इसका परीक्षण अभी भी चालू है। तो देखा जाए तो 24 नवंबर को भारत के जो डीआरडीओ है उसके द्वारा विकसित किया गया जो अग्नि 3 मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया। इसका जो मारक क्षमता है अग्नि 3 का यह 3,000 से 5,000 किलोमीटर। ठीक है, इसका भी परीक्षण स्थल है उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप। इसका जो डायमेंशन है वो 17 मीटर लंबा है, 2 मीटर इसका डायमीटर है और 40 टन इसका वजन है। ठीक है, और इस मिसाइल का पहले भी अनेक परीक्षण किए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है SU-30 MKI विमान से समुद्री लक्ष्य को निशाना बनाने को ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का परीक्षण। ठीक है, अब देखा जाए तो दिसंबर 2022 में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से अपने लंबी दूरी पर जमीन या समुद्र से किसी लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता की पुष्टि की गई। देखा जाए तो 400 किलोमीटर की रेंज में बंगाल की खाड़ी का लक्ष्य एकदम सटीक प्रहार से किया गया। ठीक है, सटीकता से इस पे प्रहार किया गया। देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय ने 29 दिसंबर को विज्ञप्ति के अनुसार बताया कि भारतीय वायुसेना, नौसेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब जो डीआरडीओ है, फिर डीएपीएल ब्रह्मोस से संबंधित कंपनी है, ब्रह्मोस से संबंधित है। ठीक है, और HAL के समर्पित प्रयासों से उपलब्धि को हासिल करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत चीनी सेना में झड़प। देखा जाए तो 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अतिक्रमण का प्रयास चीनी सैनिकों ने किया, जिसे भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से विफल कर दिया। ठीक है, कुछ दिन पहले हुआ था यूं कि चीनी ड्रोन जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा की काफी निकट आ गया था, जिसको खरीदने पर भारतीय वायुसेना भी अपने लड़ाकू विमान को सक्रिय कर लिया था। ठीक है, देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। भारतीय जवानों को भारी पड़ते देख चीनी सैनिक पीछे हट गए, जिसमें 6 भारतीय जवान घायल भी हुए हैं। ठीक है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
13 दिसंबर को संसद में एक बयान में बताया कि पीएलए सैनिक ने तवांग सेक्टर के यांगसे में एलएसी पर चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया और इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हाथापाई हुई। झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को चोटें आई, किंतु हमारा कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। 6 घायल हुए लेकिन गंभीर घायल नहीं थे। और चीनी विदेश मंत्रालय के द्वारा भी इस संबंध में वक्तव्य 13 दिसंबर को ही जारी किया गया, जिसमें सीमा पर हालात जो थे उसको स्थिर बताया। चीनी सैनिकों के घायल होने का कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं दिया। चीन के द्वारा ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया गया कि चीन के जो सैनिक है वो घायल भी हुए हैं या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 17वां दौर संपन्न। ठीक है, देखिए एक तरफ तो चीन भारत में घुस रहा था अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और दूसरी ओर यहाँ पे कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई, उसकी 17वां दौर संपन्न हुआ। ये हुआ 20 दिसंबर को। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर का जो वार्ता हुआ उसका 17वां दौर 20 दिसंबर को हुआ। वार्ता का स्थल क्या था? तो ये चीन में ही था, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के उस ओर, चीन की ओर चुशुल मोंडो मीटिंग पॉइंट पर। ठीक है, देखा जाए तो तवांग क्षेत्र में दोनों पक्षों के सैनिकों की झड़प के पश्चात कोर कमांडर स्तर की द्विपक्षीय वार्ता का यह पहला दौर था। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ जहां तवांग में झगड़े हो रहे थे, दोनों के बीच झड़प हो रही थी, उसके बाद ये द्विपक्षीय वार्ता का यह पहला दौर था और लगभग 10 घंटा तक ये वार्ता चला, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई निष्कर्ष इसका प्रभावी रूप से नहीं निकला। दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र की जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहमत हुए। पश्चिमी क्षेत्र कहने का मतलब लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र में मतलब लद्दाख के जो क्षेत्र में, वहां पर आपको ये सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का सहमत हुआ दोनों। और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और पारस्परिक रूप से स्वीकृति संकल्प पर काम करने को दोनों पक्ष सहमत हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार के मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष के कारावास की सजा। देखा जाए तो 25 दिसंबर 2022 को मालदीव की एक स्थानीय अदालत ने भ्रष्टाचार और गबन के मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। ठीक है, देखिए 2013 से 18 के दौरान राष्ट्रपति रहे यामीन को सरकार के स्वामित्व वाला एक द्वीप है जिसको पट्टे पर देने के मामले में रिश्वत लेने के आरोप में यह सजा अदालत ने सुनाई है। कहा जाए मतलब पट्टे पर लेने का मतलब समझिए कि किराए पे देने का, जैसे किराए पर देने के मामले में रिश्वत लेने के आरोप में अदालत ने सजा सुनाई है। ठीक है, और इससे पूर्व 5 वर्ष की कारावास की सजा 2019 में भी उन्हें सुनाई गई थी, जिसके चलते उनको कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट सबूतों के विसंगतियों के बात कहते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था और इस बार 11 वर्ष का कारावास सुनाया गया है और साथ में $50 लाख का जुर्माना भी अदालत ने उस पर लगाया है। ठीक है, देखा जाए तो उन्हें सुनाई गई जो सजाएं हैं, इस बार का जो 11 साल का सजा है उसमें 7 वर्ष का सजा दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और 4 वर्ष का सजा दिया गया है रिश्वत लेने के लिए। ठीक है, और उनके वकील ने कहा है कि इस अदालत के जो फैसले हैं उसके विरुद्ध अपील करने की घोषणा उन्होंने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सितवनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री। देखा जाए तो 24 दिसंबर 2022 को प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय राष्ट्र है फिजी, उसके नए प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया है सितवनी राबुका ने। 74 वर्षीय हैं और ये पीपल्स अलायंस के पार्टी के हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो चुनाव में जो सरकार बनी है वो 3 पार्टियों के गठबंधन से बनी है, मतलब किसी भी दल को या किसी भी चुनाव के पूर्व किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और 3 पार्टियों के गठबंधन से ये सरकार बनाई गई। वो 3 पार्टी है आपको पीपल्स अलायंस, सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी और नेशनल फेडरेशन पार्टी। ठीक है, ये 3 पार्टी है, इन तीनों पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है। फिजी के संसद में कुल सीटें हैं 55 और इन तीनों पार्टियों को मिलकर जो सीटें मिली है वो है 28।
ठीक है। और जो पहले यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है वोरके बैनिनरामा या फिर जिसको फ्रैंक बैनिनरामा के नाम से भी जाना जाता था, वो सिर्फ एक मत के अंतर से ही उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है। और ये 15 वर्ष से थे। अब 16 वर्ष के अंतराल के बाद, ठीक है, यहाँ के जो मतलब कहा जाए तो ये जो फिजी है, फिजी की जनसंख्या है लगभग आपको 9 लाख की जनसंख्या है फिजी की। और 16 साल बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। ठीक है। ये एक द्वीपीय राष्ट्र है। ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कोप 15। तो देखा जाए कोप 15 के बारे में, तो ये 7 से 19 दिसंबर को कनाडा में मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पक्षकारों का ये 15वां सम्मेलन था, इसलिए कोप 15 है। ठीक है। कोप 15 15वां सम्मेलन। देखिए इस सम्मेलन का जो आयोजन था वो मूलतः अक्टूबर 2020 में होना था, चीन में कुमिंग में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको आयोजित नहीं किया गया। ठीक है। और ये टलता गया। फिर इसको 2 चरण में करने का बात आया। जो सीबीडी सचिवालय है उसने 2 चरणों में इसको करने का आयोजन किया। पहला चरण आपको 11 से 15 अक्टूबर 2021 को किया, जो वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा भाग जो होना था वो फिर से चीन में ही होना था और कुमिंग में ही होना था। ठीक है। लेकिन तिथि में परिवर्तन किया गया बार बार। और फिर हुआ यूं कि इसको 7 से 19 दिसंबर 2022 को कनाडा में मॉन्ट्रियल में किया गया। लेकिन कनाडा में मॉन्ट्रियल में हुआ जरूर, लेकिन ये चीन की मेजबानी में ही हुआ। ठीक है। और सम्मेलन का जो थीम था वो था इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। और देखा जाए इसमें तो भारतीय शिष्टमंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे केंद्रीय मंत्री केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक जनसंख्या का 17% है, लेकिन भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% है। और इसके जल संसाधन का केवल 4% होने के बावजूद भी जो जैव विविधता की रक्षा का जो अपना प्रयास है वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। प्रयासों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वन और वृक्ष आवरण हमारी वन्य जीव आबादी के साथ लगातार बढ़ रहा है। चीता पुनर्वास, रामसर स्थल जैसे उपलब्धि इसके उदाहरण है। ठीक है। इन्होंने उदाहरण के रूप में कहा। और सम्मेलन में जो सहमति बनी, ठीक है, इस सम्मेलन में जो सहमति बनी है उसमें बना ये कि सभी सदस्य देश द्वारा 19 दिसंबर को पारित किए गए फ्रेमवर्क में 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य स्थापित किए गए हैं। ठीक है। और विश्व में 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई है। अभी वर्तमान में ये 17% स्थानीय है और 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित है, जिसको 30% करना है भूमि और महासागर दोनों में। ठीक है। जो भी 17 और 10% है। और गरीब देशों के लिए सालाना जो वित्तीय मदद होगी 2025 तक वो बढ़ाकर कम से कम 20 अरब डॉलर किया जाएगा और 2030 तक यह राशि बढ़कर 30 अरब डॉलर प्रतिवर्ष किया जाएगा। ठीक है। और इसके अतिरिक्त 2030 तक विभिन्न स्रोतों से जो जैव विविधता के लिए 200 अरब डॉलर जुटाने और सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने या सुधार करने के लिए भी काम करने का आह्वान किया गया है स्कोप 15 के सम्मेलन में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2022। फोर्ब्स ने अपनी सूची जारी की है 100 महिलाओं की। फोर्ब्स की 100 मतलब जो पावरफुल शक्तिशाली महिलाएं हैं उनकी, जिसमें 6 दिसंबर को फोर्ब्स के द्वारा ये विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को भी स्थान मिला है। ठीक है। 100 में टॉप 100 में 6 भारतीय महिलाएं भी हैं। चलिए वो तो देखेंगे। पहले देखते हैं जो टॉप 10 है। यहाँ एक लिस्ट दिया गया है, पीडीएफ में आपको दिया जाएगा। तो ये देखा जाए तो पहले स्थान पे है उर्सुला वॉन डेर लियन, जर्मनी की है और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। ये पहले मतलब प्रथम स्थान पर है सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। और दूसरे स्थान पर है क्रिश्चियन लेगार्ड, फ्रांस की है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है। फिर तीसरा है कमला हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। चौथे स्थान पे है मैरी बाड़ा, अमेरिका की है, जनरल मोटर्स की सीईओ है।
फिर है 5वें स्थान पर अबीगेल जॉनसन, अमेरिका की है, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की सीईओ है। 6ठे स्थान पे है मिलिंडा गेट्स, अमेरिका के, यानी बिल एंड मिलिंडा गेट्स की फाउंडेशन की सह संस्थापिका है। 7वें स्थान पे है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की है, इटली की प्रधानमंत्री है। 8वें स्थान पे है कैरन लिंच, अमेरिका की, सीवीएस हेल्थ की सीईओ है। फिर 9वें स्थान पे है जूली स्वीट, अमेरिका के हैं, एसेंचर की सीईओ है। 10वें स्थान पे है जेन फ्रेजर, अमेरिका के हैं, सिटी ग्रुप के सीईओ हैं। ठीक है, ये आपको टॉप 10 दिखाया गया सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। अब हम लोग देखते हैं शक्तिशाली 6 भारतीय महिलाएं। देखा जाए तो विश्व की जो सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत की 6 महिलाएं हैं। तो पहले स्थान पे आपको निर्मला सीतारमण है, भारत के लिए पहले स्थान पे है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल 100 में ये 36वें स्थान पर है। निर्मला सीतारमण 63 वर्षीय भारत की वित्त मंत्री है, ठीक है, और 2021 में ये 37वें स्थान पर थी, लेकिन अभी 36वें स्थान पे है। 53वें स्थान पे आती है रोशनी नाडर मल्होत्रा, 41 वर्षीय महिला है, एचसीएल के संस्थापक चेयरमैन शिव नाडर की इकलौती संतान है और आईटी क्षेत्र की इस मल्टीनेशनल कंपनी की ये चेयरपर्सन है, रोशनी नाडर मल्होत्रा। 54वें स्थान पे है माधवी पुरी बुच, 56 वर्षीय है माधवी पुरी बुच, 1 मार्च 2022 से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी के अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है, ठीक है, माधवीपुरी बुच। फिर आपको है 67वें स्थान पे सोमा मंडल, 59 वर्षीय महिला है, 1 जनवरी 2021 से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इस्पात प्राधिकरण मतलब सेल की ये चेयरपर्सन है और इस महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन बनने वाली ये पहली महिला है। 77वें स्थान पे है किरण मजूमदार शॉ, 68 वर्षीय है, बायोकॉन बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की बेंगलुरु स्थित कंपनी है बायोकॉन, उसकी चेयरपर्सन है। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से 1989 में और पद्म भूषण से 2005 में सम्मानित किया है। फिर आपको 89वें स्थान पे और भारत की छठी जो है फागुनी नायर, 58 वर्षीय है, सौंदर्य उत्पाद कंपनी नायका के संस्थापक हैं और सीईओ है। फोर्ब्स ने श्रीमती फागुनी नायका को भारत की सर्वाधिक धनी सेल्फ मेड महिलाओं में से एक बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। अब भारत की 2 वर्षीय सदस्यता समाप्त। देखा जाए तो 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य चुने गए जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। उसमें है भारत, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको और नॉर्वे। इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 को। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है और इनके स्थान पर जो इनका जगह लेने वाले हैं वो है ये, ठीक है, जिनका द्विवार्षिक सदस्यता 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा 31 दिसंबर 2024 तक के लिए, 2 वर्षों के लिए है। ठीक है, जापान होंगे एशिया प्रशांत क्षेत्र से, इक्वाडोर होंगे लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र से, मोजाम्बिक होगा अफ्रीकी क्षेत्र से, माल्टा और स्विट्जरलैंड होगा पश्चिमी यूरोप से। ठीक है, पश्चिमी यूरोप एवं अन्य, ठीक है, पश्चिमी यूरोप और अन्य से होगा आपको माल्टा और स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसमें एक है कि 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवार्षिक सदस्यता है 31 दिसंबर 2023 तक, मतलब अगले साल समाप्त होगी। तो ये है अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता। ठीक है, अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया। देखा जाए तो 29 नवंबर 2022 को अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समलैंगिक विवाह विधेयक पारित कर दिया गया। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ साथ कुछ रिपब्लिकन पार्टी का भी समर्थन मिला इसे और सीनेट ने 36 के मुकाबले 61 मतों से
इस बहुमत को पारित किया। सीनेट के द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनः प्रतिनिधि सभा के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति का अनुमोदन भी 14 दिसंबर को प्राप्त हो गया। और विश्व में 33 ऐसे देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, विश्व में 33 ऐसे देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। कुछ देशों का नाम देखा जाए तो इसमें आपको जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, ये सब जो कंट्रीज हैं यहाँ पर समलैंगिक विवाह को पहले से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के मामलों में 7 वर्ष के कारावास की सजा। तो देखा जाए तो 30 दिसंबर को म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता है आंग सान सू की, उसको 7 वर्ष के कारावास की और सजाएं म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने सुनाई है। ठीक है, इससे पहले भी और सजाएं सुनाई गई हैं। ठीक है, और 7 वर्ष की ये भी सजा दी गई है। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ और उसके बाद 18 महीनों में 20 से अधिक मामलों में विभिन्न सजाएं इन्हें पहले ही सुनाई जा चुकी है। सैन्य न्यायालय के ताजा फैसले में अब कुल 33 वर्ष जेल में इन्हें बिताने होंगे। ठीक है, ये 7 वर्ष का सजा अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 33 वर्ष हो गए। अभी भी कुछ मामले अभी भी पेंडिंग है, उसमें भी अभी सजा सुनानी बाकी है। ठीक है, देखिए, और देखा जाए तो आंग सान सू की को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था 1991 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार प्रधानमंत्री बने। देखा जाए तो 1 नवंबर 2022 को इजराइल में संपन्न संसदीय चुनाव के पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली जो दक्षिणपंथी गठबंधन है उसको आवश्यक बहुमत प्राप्त करके सत्ता में वापसी की। 29 दिसंबर 2022 को छठी बार प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने शपथ ग्रहण की। इजराइल के संसद को कहा जाता है नेसेट, और नेसेट की जो कुल सीटें हैं वो है 120 सीटें। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले जो गठबंधन प्राप्त हुई है उसमें कुल 63 सीटें हैं। ठीक है, नेतन्याहू के नेतृत्व में जो गठबंधन हुई है उसमें 63 सीटें हैं, जिसमें सबसे अधिक 32 सीटें इन्हीं के पार्टी को है, जिसका पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। नेतन्याहू की पार्टी का नाम लिकुड पार्टी है, जिसको सर्वाधिक 32 सीटें मिली। इसके अलावा ध्रुव दक्षिणपंथी जियोनिस्ट पार्टी को 14 सीटें, सास को 11, यूनाइटेड तोराह को 7 सीटें हासिल हुई हैं। और जो निवर्तमान प्रधानमंत्री थे याइर लापीद, जो कि यस आतीद पार्टी के हैं, उनको 24 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समाप्त। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समाप्त हो गया, यानी कि PMGKAY जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको समाप्त कर दिया गया है दिसंबर 2022 में। और उस समय हुआ था कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत आने वाले सभी लाभार्थी को 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा था। ठीक है, और इसे अब समाप्त किया गया और अभी इसको फ्री किया गया है। कहने का मतलब यह है कि नया योजना है। इसको देखा जाए तो 1 जनवरी 2023 से सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के दायरे में आने वाले सभी 81.35 करोड़ लाभार्थी को 1 वर्ष तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और ये निःशुल्क होगा। कब तक? 1 वर्ष तक, मतलब दिसंबर 2023 तक ये निःशुल्क होगा। पहले क्या होता था कि प्रति किलोग्राम मूल्य पर, मतलब चावल को प्रति किलोग्राम 3 रुपए और प्रति किलोग्राम गेहूं को 2 रुपए और प्रति किलोग्राम मोटे अनाज को 1 रुपए के रेट से दिया जा रहा था, जिसको अभी फ्री कर दिया गया 1 साल के लिए। ठीक है, और पुराना योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से 7 चरण में, ठीक है, दिसंबर 2022 तक पूरा हुआ था। 7 चरण में हुआ था दिसंबर 2022 तक। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो इन 7 चरणों में योजना के तहत कुल खाद्यान्न जो आवंटन हुए
वो हुए 1121 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, और योजना पर सरकार का जो कुल परिव्यय आया वो 3.91 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, 3.91 लाख करोड़। ठीक है, यहाँ करोड़ मिसिंग हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग पीडीएफ में कर देंगे। करोड़ अनुमानित है। और एनएफएसए एक्ट के तहत 2 लाख करोड़ से अधिक सब्सिडी का वहन सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा, 2 लाख करोड़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है रेपो दर में लगातार 5वीं बार वृद्धि। ठीक है, ये लगातार 5वां बार है जब रेपो रेट में वृद्धि हुई है। देखा जाए तो 5 से 7 दिसंबर को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की मौद्रिक नीति की जो समीक्षा हुई आरबीआई के द्वारा, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो की गई समीक्षा, उसमें जो कि 7 दिसंबर को जारी किया गया कि रेपो दर में एक बार पुनः 0.35% का वृद्धि किया गया। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। ठीक है, 0.35% की वृद्धि की गई। ये दर जो था 5.90% था। 5.90% से इसको बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया। हम लोग यहाँ देख सकते हैं रेपो रेट का जो वृद्धि है ये 5 बार में, मतलब हर बार कैसे बढ़ रहा है। तो ये 5.90 था, आपको 30 सितंबर 2022 की स्थिति दिखाया जाए तो 5.9% था। ठीक है, और अब ये बढ़कर 6.25% हो गया। 7 दिसंबर की आंकड़ा है 6.25%। आपको रिवर्स रेपो रेट में कोई ग्रोथ नहीं है, वो 3.35% ही है। स्टैंडिंग डिपॉजिट वही है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो एसडीएफ कहते हैं उसका है 6% कर दिया गया है, उसको बढ़ाकर। जो पहले 5.65% था अब हो गया 6%। फिर आपको है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको हम एमएसएफ कहते हैं, उसको 6.15 से बढ़ाकर 6.50 कर दिया गया है। ठीक है, और बैंक रेट जो 6.15 था अब वो 6.5% हो गया है। फिर आपको सीआरआर जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो या फिर नगद आरक्षण अनुपात कहते हैं वो है 4.50%। सर्वाधिक तरलता अनुपात जिसको हम लोग एसएलआर कहते हैं, ठीक है, ये है आपको 18%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सत्र 2023 हेतु कोपड़ा के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य। कोपड़ा जो होता है वो नारियल होता है। ठीक है, कोपड़ा नारियल को कहा जाता है। तो देखिए 23 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने सत्र 2023 के लिए कोपड़ा यानी नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति यानी सीसीईए द्वारा लिए गए निर्णय अगर देखें तो जो औसत गुणवत्ता वाले मिलिंग कोपड़ा है, ठीक है, जिसमें औसत गुणवत्ता है वो मिलिंग कोपड़ा, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 10,590 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10,860 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। और बाल कोपड़ा का समर्थन मूल्य जो है वो 11,000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 11,750 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। ठीक है, और देखा जाए तो मिलिंग कोपड़ा की जो अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 51.82%, ठीक है, और बाल कोपड़ा का 64.26% लाभ सुनिश्चित करेंगे। अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के सिद्धांत जिसकी घोषणा सरकार ने 2018-19 के बजट में की है उसके अनुरूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 21 माह के न्यूनतम स्तर पर। तो देखिए 14 दिसंबर को जारी जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है वो 21 माह के न्यूनतम स्तर पर है। ठीक है, न्यूनतम स्तर पर मतलब मिनिमम पे है। और थोक मूल्य सूचकांक जो आधारित मुद्रास्फीति है नवंबर 2022 में वो है 5.85% दर्ज की गई है, जो कि सूचकांक में देखा जाए तो नवंबर 2022 में 174.3 है। अंतिम आंकड़े हैं 174.3 हो गया है। मुद्रास्फीति की दर में कमी आने का जो मुख्य वजह है वो है खाद्य पदार्थ, मूल धातुओं, कपड़ा, रसायन, कागज के बने उत्पादों के लिए उत्पादों की मूल्य में गिरावट आना। ठीक है, और जो जारी करता है ये रिपोर्ट वो है केंद्र सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री
एंड इंटरनल ट्रेड ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नवंबर 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के 11 माह में निम्नतम स्तर, मतलब सीपीआई मतलब उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसके आधारित जो मुद्रास्फीति है वो 11 माह के न्यूनतम स्तर पर है। तो देखा जाए तो इसको जारी करता है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अंतिम आंकड़ों के अनुसार संदर्भित माह यानी नवंबर 2022 में यह दर 5.88% रहा, जो कि विगत 11 महीनों में इसका न्यूनतम स्तर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष जो है वो है 2012। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी सीएफपीआई आधारित जो मुद्रास्फीति है वो नवंबर 2022 में 1.8% का अनंतिम दर्ज की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के फील्ड स्टॉक द्वारा 1114 चुनिंदा शहरी बाजारों व 1181 गांव से संग्रहित की जाती है, ठीक है। जो डाटा है, ठीक है, एनएसओ के द्वारा जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है वो 1114 चुनिंदा शहर बाजार और 1181 गांव के संग्रहित से गांव से इसको संग्रहित की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जून 2022 की तुलना में सितंबर 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण में कमी, और ये वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है, ठीक है। देखिए ये जून 2022 का आंकड़ा और सितंबर 2022 के आंकड़े को कंपेयर किया गया है, विदेशी ऋण में कमी बताया गया है, ये वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है। तो देखिए तो 29 दिसंबर 2022 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति दी गई है। तो देखिए भारत पर अरब डॉलर में जो कुल विदेशी ऋण है अरब डॉलर में वो है 610.5 अरब डॉलर, सितंबर 2022 का आंकड़ा है, जो कि जून में था 612.7, यानी कि यहां गिरावट आई है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो विदेशी ऋण है वो है 19.2, ठीक है। और कुल विदेशी ऋण दीर्घकालिक ऋण जो अरब डॉलर में है मतलब लंबी अवधि के लिए जो दीर्घकालिक ऋण है, ठीक है, वो है 478.7 अरब डॉलर का। पहले था 486.7 अरब डॉलर, अब हो गया 478.7 अरब डॉलर, मतलब इसमें भी कमी आई है, ठीक है। फिर आपको कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग अगर हम लोग प्रतिशत में देखें तो ये 78.4% है, मतलब 610.5 अरब में 478.7 अरब डॉलर जो है वो लंबी अवधि के लिए है, दीर्घकालिक के लिए, मतलब 78.4% जो कर्ज है वो लंबी अवधि के लिए है, ठीक है। अल्पकालिक मतलब कम अवधि के लिए जो भारत पर कर्ज है वो है 131.7 अरब डॉलर का, यानी कि 21.6%, ठीक है। और कुल विदेशी ऋण में डॉलर मूल्य में जो ऋण भाग है मतलब सिर्फ डॉलर के वैल्यू में तो वो है 55.5%, ठीक है। और कुल विदेशी ऋण में सरकारी ऋण अरब डॉलर में और गैर सरकारी ऋण देखा जाए तो ये है 124.5 पर जो है अरब डॉलर, 124.5 अरब डॉलर जो है वो सरकारी ऋण है, और गैर सरकारी है 486.0 अरब डॉलर, ठीक है। इसी तरह से आपको दिया गया है टोटल डाटा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.4%। देखा जाए तो नवंबर 2022 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए 132.58 आकलित किया गया, जो कि पूर्व वर्षों की समान अवधि यानी नवंबर 2021 की तुलना में ये 5.41% अधिक है। इसका आधार वर्ष क्या है तो 2016। नेक्स्ट देखिए 2022-23 की दूसरी तिमाही में जो चालू खाते के घाटे हैं मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट में भारी वृद्धि हुआ, और ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, ठीक है। देखिए 29 दिसंबर को आरबीआई ने चालू खाते घाटे मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट 2022-23 की दूसरी तिमाही में जुलाई सितंबर 2022 का आंकड़ा जारी किया गया। जुलाई से सितंबर का
दूसरी तिमाही का आंकड़ा जारी किया गया है दिसंबर में, ठीक है। तो देखा जाए तो दूसरी तिमाही में मतलब जुलाई से सितंबर के बीच में जो चालू खाते घाटे हैं वो है 36.4 अरब डॉलर। किसी तिमाही में ये अब तक का सर्वोच्च स्तर है। और अगर जीडीपी के रूप में देखें 2022-23 की, तो ये दूसरी तिमाही में चालू खाते का जो घाटा है वो है 4.4%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लघु बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में पुनः वृद्धियां। तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो संचालित तथा मुख्यतः डाकघर के माध्यम से जाने वाली जो लघु बचत है उस पे ब्याज दरों में 1.1% बिंदु की वृद्धि हुई है। सरकार ने ये 1 जनवरी 2023 से लागू किया है। तो देखिए ये लघु बचत का जो स्थिति है ब्याज दर में बचत खाते में देखा जाए तो 4% है, ठीक है। ब्याज दर 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च तक के लिए 4% बचत खाते में। एक वर्षीय सावधि जमा जो पहले 5.5% था उसको 6.6% कर दिया गया। 2 वर्षीय जो है वो 5.7% से 6.8% कर दिया गया। फिर आपको 3 वर्षीय सावधि जमा 6.9% किया गया। 5 वर्षीय सावधि जमा 7% कर दिया गया। 5% का रेकरिंग जमा 5.8% कर दिया गया। जो 5.8 पहले भी था अभी 5.8 है। फिर 5 वर्षीय जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है उस पे 8% है। और 5 वर्षीय मासिक आय योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड का यानी पीपीएफ का जो है वो 7.1% है। किसान विकास पत्र यानी केवीपी का है 7.1%। और ठीक है, किसान विकास पत्र की परिपक्वता जो अवधि होती है वो 124 माह की रहती है, ठीक है। चलिए सुकन्या समृद्धि योजना 7.6 और राष्ट्रीय बचत पत्र 7%। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर मतलब अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो देखा जाए तो केंद्रीय रिजर्व बल मतलब सीआरपीएफ के महानिदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये दिया गया है सुजय लाल थाउसेन को, ठीक है, सुजय लाल थाउसेन को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता जो कि पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे, अब वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश आए हैं, नए न्यायाधीश। फिर नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ को नियुक्त हुए हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं सह सीईओ मतलब ये है अनिल कुमार लाहोटी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मतलब एआईसीटीई के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं टीजी सीतारमन, टीजी सीताराम। फिर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी, ओएनजीसी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं अरुण कुमार सिंह, ठीक है। अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल के पूर्व प्रबंधक निदेशक थे, चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक थे बीपीसीएल के, अब ये बने हैं ओएनजीसी के नए चेयरमैन। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जे चंद्रशेखर अय्यर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला सुब्रकांत पंडा ने। इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड यानी आईएमएफए के प्रबंधक निदेशक। नेक्स्ट है जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। नेक्स्ट है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य प्रचालन अधिकारी यानी सीईओ कौन नियुक्त हुई, तो पहला है, ठीक है, यह सुष्मिता शुक्ला भारतीय मूल की है, नियुक्ति हुआ है मार्च 2023 तक के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है विविध। विविध में पहला है नेपाल व भारत की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण 16। देखा जाए तो 16 से 29 दिसंबर को भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण, ठीक है, संपन्न हुआ। देखा जाए तो इसका जो आयोजन हुआ था वो नेपाल के तलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया। और सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजन करने का उद्देश्य है पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध में तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है काजिंद, काजिंद 2022, भारत और कजाकिस्तान सैन्य अभ्यास की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। देखा जाए तो 15 से 18 दिसंबर को भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 मेघालय में उमरोई में संपन्न हुआ। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये छठा वार्षिक संयुक्त अभ्यास था, जिसका उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर। तो पहला है सुलोचना चौहान, पद्मश्री से सम्मानित मराठी लावनी गायिका सुलोचना चौहान का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है पेले, ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले, जिनका मूल नाम एडसन अरांटेस डो नासिमेंटो था, इनका निधन हुआ 82 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है अरीज पिरोजा रुबाटा, रसना ग्रुप के संस्थापक हैं, चेयरमैन है अजीज फिरोज शाह रुम्बाटा, जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है डोमिनिक लैपियरे, वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपियरे का 91 वर्ष की आयु में 91 ईयर्स के एज में निधन हो गया। नेक्स्ट है योगिंदर के अलग, योगिंदर के अलग जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगिंदर के अलग का 83 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया। नेक्स्ट है पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16 रोमन कैथोलिक संप्रदाय के 2005 से 13 के दौरान पोप रहे बेनेडिक्ट 16, जिनका मूल नाम जोसेफ रैटिंजर था, उनका 95 ईयर के एज में निधन हो गया। नेक्स्ट है हीराबा, हीराबा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां है, हीराबा मोदी, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक में पहला है अ लाइफ इन द शैडोज अ मेमोयर, इसके लेखक हैं ए एस दलुत, ठीक है, ए एस दुलत। नेक्स्ट है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है हैप्पी प्लेस, हैप्पी प्लेस के लेखक हैं एमिली हेनरी। नेक्स्ट है चेन ऑफ थ्रॉन्स, चेन ऑफ थ्रॉन्स के लेखक हैं कसांद्रा क्लेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। पहला है विजय हजारे ट्रॉफी 2022, सौराष्ट्र इसमें विजेता रहा। तो देखिए 2 दिसंबर 2022 को बीसीसीआई की जो घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट है विजय हजारे ट्रॉफी, उसका फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया। विजेता रहा सौराष्ट्र। 15 वर्ष के अंतराल के पश्चात सौराष्ट्र यहां ट्रॉफी जीत सका है, ठीक है। उप विजेता महाराष्ट्र रहा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश श्रृंखला 2022। तो देखा जाए तो दिसंबर 2022 में भारतीय टीम 2 टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए बांग्लादेश के दौरे पर गई। टेस्ट श्रृंखला में भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा, ओडीआई में भारत के कप्तान थे केएल राहुल। टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-0 से जीत ली और ओडीआई श्रृंखला बांग्लादेश ने 2-1 से जीत ली। भारत के ईशान किशन ने यहां 126 गेंदों में दोहरा शतक बनाकर ओडीआई में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, ठीक है। 126 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप 2022। तो देखा जाए तो 5 से 17 दिसंबर 2022 को दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ, भारत की मेजबानी में हुआ, ठीक है। दृष्टिबाधित मतलब जो ब्लाइंड क्रिकेट होता है, ब्लाइंड लोगों का, वो, ठीक है। फाइनल में जो विजेता रहे वो भारत, और लगातार ये तीसरी बार भारत विजेता रहा। उप विजेता रहा बांग्लादेश। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान थे अजय कुमार रेड्डी, ठीक है। और इस खिताब के लिए 3 लाख का पुरस्कार भारतीय टीम को मिला। इस टूर्नामेंट में भारत और बांग्लादेश के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 7 देश इसमें शामिल थे, ठीक है। इस विश्व कप में 7 देश शामिल थे। नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है कि पुरुषों का नेशंस कप 2022, ये हॉकी का कप है, ठीक है। पुरुषों का नेशंस कप हॉकी 2022 देखें
तो ये 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्वाधान में पुरुषों के पहले नेशंस कप का आयोजन हुआ। दक्षिण अफ्रीका पैट कैम्पस्ट्रूम में हुआ था ये, ठीक है, पुरुषों का पहला नेशन कप दक्षिण अफ्रीका के पैट कैम्पस्ट्रूम में। विजेता है दक्षिण अफ्रीका। फाइनल में 4-3 से जीत रहा हॉकी में, ठीक है, फाइनल विजेता दक्षिण अफ्रीका, फाइनल में 4-3 से। उप विजेता रहा आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें शामिल हुई थी यहाँ पर ही, ठीक है, इस टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल हुई थी। आयरलैंड विजेता रहा इस टूर्नामेंट में, ठीक है। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल जो करने वाला है वो है जांग जोंग ह्यून। जांग जोंग ह्यून 7 गोल इसने किए, दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है, सर्वाधिक गोल करने वाले जांग जोंग ह्यून। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो टूर्नामेंट में दिया गया अवार्ड वो दिया गया दयान कैसीम को। दक्षिण अफ्रीका के हैं दयान कैसीम। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए किम जाहे यॉन, दक्षिण कोरिया के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया हॉकी श्रृंखला 2022। तो देखा जाए तो दिसंबर 2022 में भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई, 5 मैचों की श्रृंखला खेली और टूर्नामेंट के विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया 4-1 से। भारतीय टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत। अगला है महिलाओं का नेशंस कप 2022, ठीक है, वो पुरुषों का था, ये महिलाओं का नेशंस कप है, हॉकी का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें देखें तो 11 से 17 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्वाधान में महिलाओं का पहला नेशंस कप का आयोजन हुआ, स्पेन में वैलेंसिया में हुआ। विजेता रहा भारत, फाइनल में 1-0 से भारत विजेता रहा। उप विजेता रहा स्पेन। 8 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी। सर्वाधिक 3 गोल आयरलैंड की कैथरीन कैटी ने किया। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लूसिया विंसेंट है स्पेन की और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पूनिया है जो कि भारतीय टीम के कप्तान और गोलकीपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है अर्जेंटीना तीसरी बार पुरुषों का फीफा विश्व कप का विजेता, ठीक है। फुटबॉल का विश्व कप हुआ, फीफा विश्व कप 2022 हुआ। ये 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चला था कतर में। कतर में खेला गया ये फीफा का पुरुषों का जो विश्व कप था वो 22वां विश्व कप था। इसका मैस्कट जो था उसका नाम था लाइव। लाइव का अर्थ होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, ठीक है। आधिकारिक मैच का जो बॉल है, बॉल था अल रिहाला, अल रिहला नाम था उसका बॉल का, आधिकारिक मैच बॉल का, और इसका अर्थ होता है यात्रा, मतलब जर्नी। विश्व कप विजेता रहा इस बार अर्जेंटीना। फाइनल में शूटआउट में 4-2 से अर्जेंटीना ने जीत हासिल किया। उप विजेता रहा फ्रांस। अर्जेंटीना का फीफा विश्व कप का यह तीसरा खिताब है और इससे पूर्व ये 1978 में 1986 में विश्व कप जीत चुका है अर्जेंटीना, ठीक है। और टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो है लियोनेल मेसी, कप्तान थे अर्जेंटीना के और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुने गए। इन्होंने हर मैच में गोल किया, ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। और तीसरा स्थान रहा क्रोएशिया का। विजेता का जो पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार राशि वो था $42 मिलियन, मतलब 347 करोड़ रुपए की राशि जो है अर्जेंटीना की टीम को प्रदान की गई। आगे है उप विजेता फ्रांस की टीम को $30 मिलियन मिला, मतलब 248 करोड़। फीफा के 6 में से 5 कन्फेडरेशन की 32 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हुई, ठीक है। कतर को शामिल किया गया क्योंकि कतर मेजबान टीम था, इसलिए कतर को भी इस टूर्नामेंट में शामिल किया गया। फीफा के जो पुरुषों का जो अगला 23वां विश्व कप आयोजन होगा वो जून जुलाई 2026 में होगा। कहां होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ पुरस्कार इस टूर्नामेंट में जो दिए गए। तो गोल्डन बूट अवार्ड मिला है किलियन एम्बाप्पे को, फ्रांस के हैं। गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और सिल्वर बूट अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, ये भी अर्जेंटीना के हैं। ये 3 ट्रॉफी अर्जेंटीना ले गया और सिर्फ एक गोल्डन बूट अवार्ड जो है फ्रांस को मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब सऊदी अरब के अल नसार क्लब के जुड़ गए हैं, ठीक है। अल नासर
क्लब से जुड़े हैं। देखा जाए तो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब सऊदी अरब के अल नासर क्लब से जुड़े। अल नासर के साथ 2025 तक रहने का अनुबंध है इनके साथ, यानी कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके लिए उन्हें 200 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष मिलेंगे। पिछले 2 वर्ष से ये मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022। ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। ठीक है, वर्ल्ड टूर फाइनल्स 7 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट बैंकॉक में संपन्न हुआ और पुरुष एकल में जो विजेता है वो है विक्टर एक्सेल्सन, उप विजेता है एस एंथोनी गिटिंग्स, महिला एकल में है अकाने यामागुची जापान के विजेता और उप विजेता है ताइजू यिंग ताइवान के। पुरुष युगल में है लिu यूचेन और ओ सुयानी, दोनों चीन के हैं। फिर आपको महिला युगल में है चेन क्विंग चेन और जिया याफान, दोनों चीन के विजेता हैं। और मिश्रित युगल में है झेंग सीवी और हुआंग याक्योंग, दोनों चीन के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन खिलाड़ियों का वर्षांगत रैंकिंग 2022, मतलब वर्ष के अंत में जो बैडमिंटन खिलाड़ियों का जो रैंक है, रैंकिंग देखा जाए तो पहले स्थान पे आते हैं विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क के हैं, पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे है चाओ टियन चेन, ताइपे के, यानी चीनी ताइपे बोला जाए, ताइवान बोला जाए। ठीक है, तीसरे स्थान पे है HS प्रणोय, भारत के हैं, तीसरे स्थान पे आते हैं बैडमिंटन खिलाड़ियों के वर्षांगत रैंकिंग में। चौथे स्थान पे है जोनाथन क्रिस्टी, इंडोनेशिया के हैं। पांचवें स्थान पे है कोडाई नाराओका, जापान के हैं। 10वें स्थान पे है किदम्बी श्रीकांत, भारत के। और 11वें स्थान पे है लक्ष्य सेन, भारत के। ठीक है, भारत के 3 हैं। ठीक है, HS प्रणोय तीसरे नंबर पे, 10वें स्थान पे किदम्बी श्रीकांत और 11वें स्थान पे लक्ष्य सेन। फिर महिला में देखा जाए तो चेन यूफी चीन के हैं जो पहले स्थान पे है, ताई तजिउइंग दूसरे स्थान पे है ताइपेई के, हे बिंग जियाओ चीन के हैं तीसरे स्थान पे, आंग से यंग दक्षिण कोरिया के हैं तीसरे स्थान पे, और चौथे स्थान पे आंग से यंग, और 5वें स्थान पे है पीवी सिंधु, भारत की पीवी सिंधु 5वें स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष। तो देखा जाए तो दिसंबर 2022 में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी श्रीमती मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुई। और नेक्स्ट है महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 देखें तो 19 से 26 दिसंबर को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में महिलाओं का 6ठा सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ, जिसमें रेलवे प्रथम स्थान पर रहा 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है 1 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य के साथ। तीसरे स्थान पे हरियाणा है 2 स्वर्ण और 5 कांस्य के साथ। विभिन्न वर्गों में विजेताओं का अगर हम लोग नाम देखें तो 48 किलोग्राम के वर्ग में है मंजू रानी, रेलवे में स्वर्ण पदक विजेता। 50 किलोग्राम वर्ग में है निखित जरीन, तेलंगाना की, स्वर्ण पदक विजेता। ये स्वर्ण पदक विजेताओं का लिस्ट है। 52 किलोग्राम में है साक्षी, 54 किलोग्राम में है शिक्षा, रेलवे से। 57 किलोग्राम में है मनीषा, हरियाणा से। 60 किलोग्राम में है पूनम, रेलवे से। ठीक है, इसी तरह से लिस्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो देखिए 5 से 16 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के तत्वाधान में वर्ष 2022 का विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कोलंबिया में बोगोटा में संपन्न हुआ। भारत केवल 1 रजत पदक मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में जीता। आगामी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन सऊदी अरब में रियाद में सितंबर 2023 में होगा। ठीक है, पदक तालिका देखें 5 देशों का तो चीन पहले स्थान पर रहा विश्व भारोत्तोलन में 6 स्वर्ण 3 रजत 3 कांस्य, कुल 12 पदक के साथ। कोलंबिया दूसरे स्थान पे है 2 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य और 8 कुल पदक के साथ। थाईलैंड तीसरे स्थान पे है, इंडोनेशिया चौथे स्थान पे, बहरीन 5वें स्थान पे और जॉर्जिया 5वें स्थान पे। ठीक है, जॉर्जिया और बहरीन दोनों 2-2
मेडल्स के साथ 5वें स्थान पे। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो में एक कमी है, अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो इसमें मैंने पुरस्कार को ऐड नहीं किया है। ठीक है, पुरस्कार सम्मान जो है वो ऐड नहीं हुआ है। इसको हम लोग क्रॉनिकल के वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, पुरस्कार सम्मान को क्रॉनिकल के वीडियो में पूरा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए उसको इस वीडियो में स्किप करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें। पीडीएफ आपको onlinestudycenter.in में पीडीएफ सेक्शन में मिलेगा, या फिर लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।